write down. The topic is hypotonic, hypertonic and isotonic solutions. हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वाटर कंसंट्रेशन के बेसिस पे ऑस्मोसिस होता है ना। तो ऑस्मोसिस क्या था? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस? बताओ अपूर्व। हाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि वाटर ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इट्स गोइंग टू वे अराउंड, बट नेट फ्लो किधर होगा? व्हाट इज द नेट फ्लो? हायर टू लोअर। ऐसा नहीं है कि उस मेम्ब्रेन में लोअर टू हायर नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा, लेकिन जब ओवरऑल रिजल्ट देखा जाएगा, ओवरऑल फ्लो देखा जाएगा, वो किधर हो रहा होगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्लियर हो गई बात ये? अब यहां पर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने के क्या, नंबर 1, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट वी हैव अ, लेट्स से देयर इज अ वेसल फुल ऑफ वाटर। क्लियर है ये बात? अब इसके अंदर लेट्स से हमने कोई एक सेल डाला हुआ है। इस सेल के अंदर अगर अंदर वाटर कंसंट्रेशन कैसा है? लो। और बाहर कैसा है वाटर कंसंट्रेशन? वाटर कंसंट्रेशन कैसा है? हाई। तो क्या होगा, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसके थ्रू वाटर इन आएगा और आउट भी जा रहा होगा, लेकिन जो नेट फ्लो होगा, नेट फ्लो होगा वो किधर होगा? टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। तो नेट फ्लो किधर होगा? अंदर की तरफ होगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर कैसा है? हाई, अंदर कैसा है? लो। क्लियर हो गई बात ये? इसका मतलब है कि बाहर सॉल्यूट कम है, अंदर सॉल्यूट ज्यादा था, वाटर कंटेंट कम था। तो क्या होगा? बाहर से वाटर अंदर की तरफ ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से ये जो सेल है इट विल स्वेल अप। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है ये क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नोट करो इस डायग्राम को। सो वी कैन से दैट अगर यहाँ वाटर कंसेंट्रेशन हाई है, इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन है वो कैसा है? डाइल्यूट है। कैसा है? डाइल्यूट। मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? या तो ये कहें कि सॉल्ट और शुगर कैसी है? लेस अमाउंट में। मतलब ये क्या थे? सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर इस वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर कम है, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हुआ? डाइल्यूट। या फिर कहें कि इसमें वाटर कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है, शुगर कम है या सॉल्ट कम है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? डाइल्यूट। एंड व्हेन व्हाट हैपेंस कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है क्योंकि उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, तो वाटर कंसंट्रेशन अगर कम है तो नेट फ्लो किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ, और वो सेल फूल जाएगी। क्लियर हो गई बात ये? जैसे सूखी हुई किशमिश होती है तो वो कैसी रहेगी? उसके अंदर वाटर कंटेंट कम है,
जब उसको तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो फूल जा रही है। क्यों फूल गई, क्योंकि अब उसकी जो सराउंडिंग में वाटर था वो कैसा सॉल्यूशन हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात ये। तो सेल क्या करेगी, स्वेल अप कर देगी। ये बात सबको समझ में आई। तो अब ध्यान से सुनना, वाटर किधर गया, अंदर गया। सो द प्रोसेस in which water flow inside the cell called एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ये याद रखना आपको। एंडो मतलब क्या हुआ, एंट्री कर रहा है वाटर। एंडो वर्ड याद रखना, एंट्री। एंडो मींस एंट्री। अगर वर्ड कभी आ जाए एक्सो तो एग्जिट कर रहा है। आगे बात समझ में, याद रहेगा। अब याद तब रहेगा जब आप यहां से जाके फिर से पढ़ोगे, ठीक है। यहां से जाने के बाद 1.5 घंटा जब यहां पढ़ते हो तो 1.5 घंटा घर पे भी पढ़ना है। तो एंडोऑस्मोसिस समझ में आ गया, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। एंड कब हो रहा है, जब इनसाइड द सेल जा रहा है। क्लियर हो गई बात ये। उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, एंडोऑस्मोसिस। तो सेल फूलना स्टार्ट हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है। इस कंडीशन में याद रखोगे कि अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो सेल क्या करेगी, स्वेल अप कर जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। अगर हो गया नोट, तो अब इसके बाद दूसरा वाला लिखो, क्या है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो अगेन एक डायग्राम बनाते हैं। एक वेसल है, उसके अंदर लेट्स से देयर इज अ सेल, ठीक है। इसके अंदर ये ऐसा है, ठीक है। अब ये इसका एक्सटर्नल सॉल्यूशन हो गया। बोलो, एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो बाहर वाला पार्ट है। और ये कैसा है, वाटर कंटेंट कैसा है इसमें, वाटर कंसेंट्रेशन कैसा है, लो। इसका मतलब अगर वाटर कम है, इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट नहीं है। अब ये कैसा है, कंसंट्रेटेड। सॉल्यूशन कैसा हो गया, कंसंट्रेटेड। ठीक है, मतलब नमक ज्यादा है, सॉल्टी है वाटर, बहुत ज्यादा, एज कंपेयर टू द सेल। इसका कंसंट्रेशन जो है, इसमें जो वाटर है वो कैसा है, वाटर हाई है। इसमें वाटर कंसंट्रेशन कैसा हो, हाई होगा। तो अब होगा क्या, या फिर ये कहें कि इसका डाइल्यूट है और बाहर कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो क्या होगा, अब इसमें पानी ज्यादा है, बाहर कम है, तो ऑस्मोसिस होगा और इसमें से वाटर नेट फ्लो किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। क्योंकि एज वी लर्न दैट ऑस्मोसिस क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब यहां से पानी बाहर चला गया। जब ये पानी बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, ये जो सेल है ये क्या कर जाएगी, सेल विल श्रिंक। क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। समझ में आ रही बात ये। और इसका मतलब है कि वो जो सेल है वो अपने अंदर से पानी रिलीज कर देगी। जैसे कि आप सलाद काटते हो और सलाद के ऊपर फिर क्या कर देते हो, नमक डाल दिया, तो बाहर तो वाटर नहीं था, आपने नमक वगैरह डाल दिया तो बाहर लेस वाटर, अंदर सेल के ज्यादा है। तो क्या होगी, फिर सेल क्या करेगी, पानी रिलीज करना स्टार्ट कर देती और फिर उसमें वाटर हो जाता है प्लेट के अंदर। देखा है, करके देखा है ना। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैज लो वाटर कंसेंट्रेशन एंड द सेल इनसाइड हैज मोर वाटर कंसेंट्रेशन, तो सेल से बाहर पानी जाएगा।
इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड द प्रोसेस इन विच water comes out of the cell is called exoosmosis. Exoosmosis कहाँ, सॉरी the process in which, अरे यार, in which water comes out of the cell थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, समझ में आ गया ये। तो याद रहेगा, सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक का मतलब है कि ये जो कंटेंट है ना इसका, वाटर चला गया तो अंदर वाटर लेवल कम हो जाएगा, तो ये सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक। तो याद रखना, हाइपोटोनिक में स्वेलअप होती है, हाइपरटोनिक में श्रिंक कर रही है। अब तीसरा बचा एक, कौन सा बचा है, आइसोटोनिक। चलिए जी, राइट डाउन, थर्ड वन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसो वर्ड याद रखना, आइसो का मतलब ही होता है क्या, सेम। कैसा होता है वर्ड, क्या होता है, आइसो का मतलब प्रांजल है ना, आइसो मींस सेम का मतलब क्या हो, अब जितना वाटर कंसंट्रेशन बाहर था उतना ही अंदर भी है। ये बात सबको समझ में आई। तो अगर कोई सेल है तो यहां पर जो वाटर कंसंट्रेशन है, एक्सटर्नल वाटर कंसंट्रेशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जो वाटर कंसंट्रेशन है, और अंदर जो भी होगा वाटर कंसंट्रेशन, दोनों का एक्सटर्नल और इनसाइड द सेल, ठीक है, इनसाइड द सेल, बोथ द केसेस, अगर ये दोनों वाटर कंसंट्रेशन कैसे हैं, इक्वल, कैसे हैं, इक्वल, तो इनसाइड में जो है वाटर कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वाटर कंसंट्रेशन, तो होगा क्या, यहां से भी पानी जा रहा है, इधर से भी जा रहा होगा, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन जो नेट फ्लो होगा, नेट फ्लो ऑफ वाटर इज क्या रहेगा, जीरो, नो नेट फ्लो, अंदर से बाहर कोई पानी नहीं जा रहा है, तो मतलब अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, बाहर से अंदर नहीं जा रहा, तो नेट फ्लो क्या हो जाएगा, इज जीरो। और ऐसे केस में ना तो सेल श्रिंक करेगी और ना ही सेल स्वेलअप होगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन जो होंगे उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात, ये लिख लो। तो इसमें लिखो, द सेल साइज रिमेन्स द सेम। तीनों टाइप के सॉल्यूशंस पता चले। हाइपो में बताओ, हाइपो में क्या होगा, स्वेलअप, हाइपर में श्रिंक हो जाएगा, आइसोटोनिक में अपूर्व, क्या सेम, साइज कैसा रहेगा, रिमेन्स द सेम। ओके गुड। बट यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट व्हाट हैपेंस to the plant cell and animal cell when it is put into the hypotonic solution। क्या है क्वेश्चन, राइट डाउन, एक क्वेश्चन लिखो, what will happen, क्वेश्चन लिखो, what will happen if both plant and animal cell are placed in hypotonic solution, hypotonic solution। क्या होगा बताओ, हाइपोटोनिक में क्या होता है, बोलो, एनिमल सेल जो होगी इट विल स्वेल अप एंड फाइनली ये बस्ट कर जाएगी, बस्ट का मतलब फट जाएगी। तुम देखना किशमिश रख के किशमिश नहीं सॉरी, अगर आप अपनी चीक सेल रखी और उसको देखोगे वो धीरे 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 धीरे
बस्ट कर जाएगी अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या रखी है, प्लांट सेल रखा है, तो ये स्वेल अप तो करेगा बट इट विल नॉट बस्ट। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि प्लांट सेल में दे हैव सेल वॉल, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी, जिसकी वजह से ये उस प्रेशर को जो अंदर से लग रहा होगा ना, फूलता जा रहा है, तो अंदर से जो प्रेशर लगेगा उसको क्या करेगा, होल्ड अप कर लेगा, तो इट विल नॉट बस्ट, एंड द रीजन इज ओनली दैट इट हैज सेल वॉल। समझ में आया? कर पाओगे ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो? हाँ, प्लांट सेल क्यों नहीं फटी, बताओ शिवेंद्र। सेल वॉल होती है, वेरी गुड, ठीक है। एनिमल सेल बस्ट कर जाएगा। चलो इतना समझ में आया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहां से। हाँ बोलो। हाँ, चिक चिक चिक, गाल, हाँ हाँ, गाल, गाल से अंदर से ऐसे, अरे गाल काट के नहीं डालना है भाई। आप देखो, आप एक पिन सी आती है, उसको ऐसे करना है हल्का सा, उसमें निकल आएंगे थोड़ी सी, ठीक है। चिक सेल आपके एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, स्कूल में करवाएंगे, नहीं करवाएंगे? माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं, अनियन पील का कुछ करवाया गया? हाँ, तो अनियन पील के साथ चिक सेल का भी तो करवाया जाता है, गाल के अंदर से ऐसे एक पिन से निकाल के ऐसे, हल्का सा होता है, चुभता भी नहीं है वैसे, कुछ ज्यादा कुछ लगता भी नहीं है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का रगड़ोगे कुछ ना कुछ तो सेल आ ही जाएंगे। एनिमल सेल चाहिए हमको तो। फिर उसको देखो अंदर, है ना, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे फूलेगी एंड इट विल बस्ट। क्यों भैया, एनिमल सेल है, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन अब आता है हमारा, देखो आपको सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बता दिया। एक और है यहाँ पर वर्ड जिसको हम लोग पढ़ना है, जो कि सेल वॉल के केस में ही आप लोग पढ़ोगे, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। एक वर्ड है प्लाज्मोलिसिस, ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। अर्पित, क्या पूछा जा सकता है? प्लाज्मो, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस, और ये आता है किसमें, प्लांट सेल में। प्लांट सेल के लिए तो राइट डाउन, देखो, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage of और contraction। किस में रखा गया है? अगर वाटर लॉस कर रही है सेल तो क्या हो रहा है, बताओ आर्यन। अगर सेल वाटर लूज कर रही है तो किस मीडियम में रखी, किस सॉल्यूशन में रखी गई थी? हाइपो नहीं भाई, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो तो ऑस्मोसिस के थ्रू वो क्या करेगी, वाटर को लॉस कर रही है। थोड़ा फिर से पढ़ो, थोड़ा अटेंशन देके, है ना। इट इज लूजिंग वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन of the contents of the cell cell away from the cell wall, from the cell wall from the cell wall, and this phenomenon is called प्लाज्मोलिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये प्लांट सेल है, ऐसे, ठीक है।
इसके अंदर क्या होगा, जब ये वाटर लूज करेगी तो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सिकुड़ जाएगा। कब? जब इसको किस में रखा गया, वाटर आउट हो गया। इसका मतलब सोल्यूशन बाहर वाला जो था, जो बाहर सोल्यूशन था, वो सोल्यूशन कैसा था, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने का मतलब है कि जो कंटेंट है वो सेल वॉल से सिकुड़ के अंदर की तरफ चला गया। ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस। और वाटर लूज कर रहा है वो कौन सा प्रोसेस है, अरे भैया वो तो सोल्यूशन है हाइपरटोनिक, उसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। समझ में आया? तो एक्सोऑस्मोसिस जब होता है प्लांट सेल के अंदर तो क्या होता है, उस प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। क्लियर हो गई? प्लाज्मा जो है, इसका प्लाज्मा जो है वो क्या कर जा रहा है, श्रिंक कर जा रहा है। आई बात समझ में भैया? नहीं आई बात समझ? क्या नहीं आया समझ? देयर इज अ प्लांट सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हिच मींस दैट कि बाहर कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा था, अंदर कम था, तो वाटर क्या हुआ, बाहर आया। तो अंदर का जो कंटेंट है वो क्या कर गया, श्रिंक। इस प्रोसेस को क्या बोलोगी, प्लाज्मोलिसिस। प्लांट के लिए बताया गया। समझ में आ गई बात? ये समझ में आया? अभी भी नहीं आया? और कोई बच्चा है, बोलो। तुम्हें आया? क्या बताओगे फिर तुम? बैठ के बताना, अच्छे लोग। हाँ हाँ, बाहर आ गया, हाँ वो श्रिंक कर गया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? इजी है भाई चीजें। तुम क्या हुआ, ये डेफिनेशन समझ में आई? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through the osmosis there is a shrinkage or contraction of its content वही प्लाज्मा, ठीक है, of the content of the cell away from the cell wall, सेल वॉल से अंदर की तरफ ऐसे, एंड दिस श्रिंकेज इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। एनसीईआरटी तो अभी बदल गई है। तो यार वो करो, ऑन करो ना एसी, एसी ऑन करो, तुम्हारे लिए है, तुम को ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, गर्मी लग रही तो तुम एसी ऑन करो। प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कलेक्टिवली कॉल्ड प्लाज्मा। हाँ प्रोटोप्लाज्म, वही प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, श्रिंक। श्रिंक करेगा तो उसी प्रोसेस को क्या बोलोगे, प्लाज्मोलिसिस। इतना समझ में आया सबको? अब लिखो न्यूक्लियस के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब बता देंगे आपको। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, न्यूक्लियस। एंड द न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। क्या है, क्या, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। हेडक्वार्टर मतलब समझ रहे हो, सारी चीजें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो भी सारी चीजें कंट्रोलिंग हो रही है वो कहां से हो रही है दीक्षा, न्यूक्लियस से। ठीक है, अच्छा, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड बाय, क्या है बताओ, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। नोट करो। Now, what is this nucleus? Write down the very first thing. Nucleus is double membrane bound. मतलब ऐसे समझो, अगर तुम न्यूक्लियस और तुम्हारे ऊपर 2 लेयर चढ़ा दूं मैं, तो तुम कैसे हो गए, डबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आई? तो न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से बाउंड है। समझ में आ रही बात? ये क्लियर हुआ ये? So it is double membrane bound, dense protoplasmic body. प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या है बताओ भैया, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो सेल है इसके अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस है ना, और इसके ऊपर कितनी मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस, इनर मेम्ब्रेन एंड
आउटर मेम्ब्रेन। और ये बहुत ही कैसा है, डेंस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, प्रोटोप्लाज्मिक मतलब समझ गए, सेल के अंदर है ये सारा कुछ कंटेंट, क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया ये, इस पॉइंट को समझ लिया। क्या काम है इसका बताओ, हेडक्वार्टर क्यों बोला गया, क्योंकि सारे काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कौन कंट्रोल करता है, हेडक्वार्टर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो पूरी सेल की एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म जो भी है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इट कंट्रोल्स, लिखो, इट कंट्रोल्स all the cellular metabolism and encloses the genetic information of cell। दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो पूरी सेल की जो एक्टिविटी है मेटाबॉलिज्म में वो कंट्रोल करता है, दूसरी चीज है कि तुम्हारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही, तुम्हारे बालों का कलर, तुम्हारे आंखों का शेप, तुम्हारे नाक का शेप, तुम्हारे होठों का शेप, तो ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जीन्स कहां से मिले तुमको, जीन्स तुम्हारे पेरेंट्स से मिले। तो जो पेरेंट्स की सेल थी, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी या उसके अंदर थी। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट समझ में आया, दैट न्यूक्लियस इनक्लोजेस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। उस सेल की जो 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 भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कहां मिलेगी, सेल के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर। आगे बात समझ में। दूसरा अर्पित क्या काम ये करता है, हाँ ये तो उसकी वो हो गया, स्ट्रक्चर की बात बता दी तुमने। फिर सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड इट इनक्लोजेस द जेनेटिक, या कहीं इट स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया है सबको, चलो। And that's why it is also called as headquarter of the cell or controller of the or director of the cell, and that the reason that it controls everything, and that's why इसकी वजह से क्या बोलते हैं, this is why nucleus is called director or controller of the cell। अब लिखो भैया न्यूक्लियस को कितने पार्ट्स हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में लिखो, इट इज हैविंग 4 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स है भैया इसमें, 4 कंपोनेंट्स। नंबर 1, सबसे पहले लिखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वी कैन से द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ENVELOP, एनवेलप। पहली चीज क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी, डबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रही बात ये। नेक्स्ट लिखो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। एक ये चीज होती है न्यूक्लियस के अंदर। थर्ड थिंग इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है,
न्यूक्लियोलस, and number 4 is chromatin thread. Chromatin thread. चार चीजें हैं, कौन कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड. सी, ये क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कितनी है? एक बाहर की और एक अंदर की भी रहेगी. इस पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में टाइनी पोर्स होंगे. क्या होंगे? टाइनी पोर्स. बीच बीच में छेद भी होंगे. क्यों? कोई भी चीज अगर अंदर बनी तो उसको बाहर साइटोप्लाज्म में भेजोगे किधर से? किधर से? इन्हीं पोर्स से. छोटे छोटे छेद होते हैं. ये है क्रोमेटिन थ्रेड एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड न्यूक्लियोलस. क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस. और जो आसपास और भी कंटेंट होगा, फ्लूइड होगा, उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. बोलो रिया, समझ में आया? डायग्राम बना पाओगे? छोटा सा डायग्राम, ठीक है? बना लो. बना पाओगे? बना लो. तो जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसके बाद ऐसे आप पूरा सेल बनाओगे. तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा है? साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? इन्हीं टाइनी पोर्स को. और इन्हीं टाइनी पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियो पोर्स. इनका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ different substances different substances between nucleoplasm and cytoplasm. बोलो, क्लियर हो गया? ये सेल मेम्ब्रेन ने किसको कवर करके रखा हुआ है? साइटोप्लाज्म को. तो अगर मैं बोलूं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या कवर कर रखा है? जो भी अंदर कवर कर रखा है उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या डला हुआ है? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड. आ रही बात समझ में? बोलो, प्रभात किसका नाम है? हाँ, समझ में आया? चलो. सो न्यूक्लियोप्लाज्म इज बेसिकली, इधर लिख लो जहां पे ये लिखा है, दैट द न्यूक्लियर membrane covers
द कंटेंट कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर जो भी कंटेंट कवर कर रखा है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने वही क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है, न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं किसकी, ये जो न्यूक्लियोलस लिखा हुआ, ये वाला डेंस पार्ट है अंदर। ठीक है, दिस न्यूक्लियोलस इट वाज डिस्कवर्ड बाय लिखो द नेम ऑफ द पर्सन कॉल्ड फोंटाना। मोस्टली कितने रहते हैं, 1 न्यूक्लियोलस। एक न्यूक्लियस में मोस्टली कितने होते हैं न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियस में एक ही रहता है, बट समटाइम्स मोर देन 1, इट इज मोर देन 1। एंड वन मोर थिंग, इसका क्या काम है, लिख लो इसी न्यूक्लियस का, दैट इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ, लिखो इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ RNA। इसका मतलब लिखो राइबो न्यूक्लिक एसिड, NuCl न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलो क्लियर हुआ। न्यूक्लियोलस इज देखो दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दो चीजें होती हैं, एक होता है DNA और एक होता है RNA। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा तो ये RNA किसके अंदर होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है, अब लिखेंगे आप क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में। किसके बारे में, क्रोमेटिन थ्रेड। ये जो धागा जैसा दिख रहा है ना आपको, थ्रेड, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड। तो टॉपिक डालो, क्या बोल रहे हो अभिमान, कुछ कहा, क्रोमेटिन थ्रेड। अब इसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट नोट करो, दैट द पॉइंट इज दैट व्हेन द सेल divides, chromatin thread ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमोसोम। किसमें कन्वर्ट होता है, ये जो धागा जैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना के देख। ठीक है, ये ऐसा सा पूरा स्ट्रक्चर ऐसा सा बन जाता है, इसको ही क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। पढ़ा है आप लोगों ने क्रोमोसोम के बारे में लोअर स्टैंडर्ड्स में। क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। और पेयर में बोले तो कितने हैं, 23। जिसमें से सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 1 पेयर। और ऑटोसोम्स कितने हैं, 22 पेयर्स। पढ़ा है ना ये आप लोगों ने। तो ये समझ में आया। तो एक ये क्रोमेटिन थ्रेड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में हो जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब सेल डिवाइड करेगी, और वैसे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन जब ये सेल डिवाइड हो रही होगी तो आपको दिखेगा क्रोमोसोम कन्वर्ट हो गए। फिर अब डिवीजन आगे पढ़ेंगे हम कि सेल डिवीजन कैसा है, माइटोसिस है, मियोसिस है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, चलो इतना सबको समझ में आ गया। नाउ राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस।
एक साथ लिखेंगे। स्ट्रक्चर समझ लिया? स्ट्रक्चर समझ लिया? अच्छा अभी मैं पूछूं जिससे वो बता देगा। हाँ बताओ अभिमान। स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। एक मिनट। न्यूक्लियोलस। हाँ गुड। अच्छा आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? क्रोमेटिन थ्रेड डिवाइड्स इनटू, क्रोमेटिन थ्रेड डिवाइड्स, क्रोमेटिन थ्रेड किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम। कब होता है? जब सेल डिवाइड होती है। न्यूक्लियस के कितने कंपोनेंट्स हैं? चार। चारों बताओ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो ऑलरेडी है, उसके अंदर बताने हैं। हाँ क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। लर्न कर पाओगे ये? हाँ आपको करना है क्या है, बायोलॉजी में करना क्या होता है, की नोट्स बनाते चले जाना। ठीक है? और आपको पढ़ना भी ऐसे ही होता है, जो नोट्स बना रहे हो आप उसमें ही आपको पूरा पूरा एक एक चीज बताने हैं। ठीक है? और वो जब कर लोगे तो फिर आप जितना भी एमसीक्यू आएंगे या कोई भी कोई क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाओगे। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है, चार कंपोनेंट पता ही नहीं है। अब उसमें लिख के आया विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो तुमने यही नहीं पढ़े थे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो तुम क्या बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है? चलो आगे बढ़े। तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस लिखो। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ nucleus. Number one, it controls all the metabolic activities of the cell. It controls all the metabolic activities of the cell. सेल में सेल डिवीजन होना है, ठीक है, तो उसको कंट्रोलिंग न्यूक्लियस के अंदर से ही है। कोई भी चीज एंजाइम बनना है, प्रोटीन बनना है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, रिएक्शंस। ठीक है? लिखो। सेकेंड इज it brings about growth of the cell by directing the synthesis of structural protein. प्रोटीन को ये डायरेक्ट करेगा कि दैट वी नीड टू मेक दिस प्रोटीन फॉर द ग्रोथ। तो सेल की ग्रोथ के लिए इट डायरेक्ट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तीसरा, इट टेक्स पार्ट इन द formation of राइबोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या बनते हैं? राइबोसोम्स। एंड दीज राइबोसोम्स आर बेसिकली द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। नोट करो। तो राइबोसोम कहां बनते हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं, है ना? चलो, एंड राइबोसोम्स क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म में दाने दाने जैसे आपको दिखेंगे, तो स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है? फोर्थ, it regulates cell cycle and it contains genetic information and is concerned with the transmission of hereditary traits
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने हैं। तुम्हारा रंग गोरा बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? पेरेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर पे इनहेरिट हुई है, न्यूक्लियस से इनहेरिट हुई है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था उनका, तो वो इंफॉर्मेशन जीन्स के फॉर्म में तुम्हारे अंदर आई। अब तुम क्या थे? स्पर्म और ओवम, यही तो थे, फादर का स्पर्म और मदर का ओवम फ्यूज करके क्या बना? जाइगोट, एंड देन वही जाइगोट आप आज इस फॉर्म में है। तो यू हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फादर एंड मदर, और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में छुपी थी? स्पर्म के न्यूक्लियस में। क्लियर हो गई बात ये? और मदर के ओवम में, और ओवम के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर आई। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलो आज इतना हो गया। अब लिखो साइटोप्लाज्म। अब क्या आता है हमारा? साइटोप्लाज्म। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए, न्यूक्लियस के बारे में जान लिया। अब किसके बारे में जानेंगे? व्हाट इज साइटोप्लाज्म। एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल वॉल पढ़ा, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, और अब साइटोप्लाज्म। और फिर उस साइटोप्लाज्म में जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है ना, राइबोसोम्स क्या है, ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है। ठीक है, तो अभी साइटोप्लाज्म के बारे में लिखो। द फ्लूइड कंटेंट लिखो, द फ्लूइड कंटेंट inside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं बताओ? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। एंड the fluid content inside the plasma membrane and excluding nucleus, न्यूक्लियस को छोड़ दो, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को अगर मैंने हटा दिया तो जो बचा वो क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, तो ये रही यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन। बोलो, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें भरी पड़ी हैं, ठीक है, कुछ भी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो कंटेंट है एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, तो ये जितना भी जो कुछ है अंदर, यही क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, बोलो, क्लियर हो गया ये? इधर चलो नेक्स्ट, क्या क्या होता है इसमें? इट हैज cytosol and many cell organelles. So what is this cytosol called? ये साइटोसॉल क्या है? जो भी ये ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड दिखेगा आपको, जो एक ग्राउंड बेसिस है जिसके अंदर सारी चीजें तैर रही हैं, वही क्या है? साइटोसॉल। समझ में आ रही बात ये? क्लियर हो गई बात ये? जैसे यहां पर एक सेल का आउटर बाउंड्री, अंदर न्यूक्लियस, फिर एक लिक्विड सब्सटेंस है, उसको क्या बोलोगे? साइटोसॉल, है ना? और फिर उसके अंदर क्या और है? सेल ऑर्गेनेलीज। कलेक्टिवली साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सही है? क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है किसी को? आज कोई एब्सेंट है? और अल्ताफ, दो, और एक और है वैष्णवी और यशस्वी। अल्ताफ, तीन लोग एब्सेंट हैं।
इनका छूटेगा भाई, ये टेंशन तो इस बात की हो जाती है। नोट्स बनाओ ना फिर। और हाँ, कहाँ बना रहे हो नोट्स? किताब से उल्टे चल रहे हो, है ना? तुम चाहे जहां लिखो, जितनी लापरवाही तुम दिखाओगे, मैंने क्या बोला था, एक कॉपी बना लो, उसके अंदर लिखते जाओ, और जब पढ़ना हो तो उसी कॉपी को पढ़ना, और जो मैं वर्कशीट दूंगा उसको पढ़ना है। तो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन होती चली जाएगी और उस लेवल की हो जाएगी, तुमसे तुम टॉप 10 में तो रहोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर तुमने ये नोट्स पढ़ लिए और तुमने वो वर्कशीट लगा ली तो तुम क्लास में अपने टॉप 10 में तो रहोगे। लेकिन अगर तुमने नहीं किया, तुम आ जाए किसी कॉपी पीछे चालू कर दिया, तो भाई देखो, पढ़ा मैंने सब दिया है, लेकिन फिर भी तुम क्या करोगे, पछताओगे कि अरे यार कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। क्लियर है? तो भैया इन नोट्स को सही से बनाना, ठीक है? अगर नहीं बनाया तो, क्योंकि देखो मैं आपको चीजें अब बुक किसी चीज से रेफरेंस लेके पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर तुम वो खुद पढ़ लेते तो मेरी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन तुमको पढ़ना कैसे, चीजें मैं क्या कर रहा हूं, आपको वाइंड अप करके दे रहा हूं ना कि ये पढ़ लो, ऐसा ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं गाइडेंस तो आपको दे रहा हूं, लेकिन अगर वही तुम उल्टा सीधा करोगे कि आज कोई किताब लेके आ गए, कहीं कोई और किताब लेके आ गए, नोट्स प्रॉपर बनाना भाई, वरना गलती हो जाएगी। और एक बात याद रखना, मैं हर बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, कि किसी रास्ते से अगर बार बार जा रहे हो तो वो रास्ता तुमको आंख बंद करके लेके जाऊं तो भी बताओगे कि सर यहाँ पर एक गाय बंधी मिलती है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर एटीएम है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आएगा, फिर मेरा स्कूल है, बता दोगे। लेकिन अगर किसी नए रास्ते पे जाओगे तो तुम क्या बता पाओगे अभी ये आने वाला है? नहीं है। तो अगर तुम किसी किताब को तुम दोबारा नए सिरे से चालू करोगे, यही सेम चैप्टर सेम किसी दूसरी नई किताब से पढ़ो, तुमको हो सकता है कि उतनी नॉलेज नहीं हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट मेकिंग नहीं करते हैं, और नोट मेकिंग नहीं करोगे, देखो मैं आपको कहीं से पढ़ा ही रहा हूं, तो कंटेंट दे रहा हूं आपको, तो उसकी नोट मेकिंग प्रॉपर करो, गॉड नोट्स बनाओ, जहां कहीं से जो चीज मिले उसी में लिखो, प्रॉपर बनाओ, उसी को पढ़ते रहो बार 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 बार। अरे बहुत जो टीचर लोग भी होते हैं वो अपने पुराने नोट्स ही उठाते हैं, उसी से पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई चीज छूटेगी नहीं नोट्स में, क्योंकि हमने सारी बुकें कलेक्ट करके सब सारे कंटेंट हमने इससे निकाला है। तो ये बात ध्यान रखना, आज किसी और किताब को उठा के लेके आ गए, या फिर कई बार ऐसा होगा जब एग्जाम होगा तो आप नई किताब बिल्कुल लेके पढ़ रहे हो, तो नई किताब नई जैसी होती है, सेम लाइक कि स्कूल जाना है बट दूसरे रास्ते से जाना है, तो भैया लेट भी हो सकते हो। ये बात याद रखना, स्कूल जाना है, टारगेट स्कूल जाना था, जब मैं आपको उस रास्ते से कई बार लेके गया हूं, लेकिन तुमने वो रास्ता फॉलो नहीं किया, तुमने अपना रास्ता देख लिया, विकास कुंज से घुस के जाएंगे ऐसे, तो विकास कुंज की गलियों में भटकते रह जाओगे। ये बात याद रखना, ये एक लाइफ लेसन है, किसी चीज को 10 बार पढ़ोगे तो वो चीज तुमको कंठस्थ हो जाएगी, लेकिन तुम वही सेम चीज 10 किताबों से पढ़ोगे, हो सकता है एक बार भी तुम्हें अच्छे से क्लियर ना हो। क्लियर हो गई बात ये? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, सो व्हाट इज दिस साइटोसॉल? इट इज द, लिखो, स्ट्रक्चरलेस ground substance of the inside the cell, and it is aqueous एंड ट्रांसपेरेंट, नियरली ट्रांसपेरेंट। कैसा रहेगा? नियरली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब समझते हो, आर पार का दिखना, ठीक है। तो एक्वस वर्ड क्यों बोला गया है? मोस्टली वाटर कहां पे है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? तो जो वाटर है, कंटेंट है, उसको एक्वस बोलते हैं। वाटर के लिए क्या वर्ड आया है? एक्वस। समझ में आया? जैसे कि ऐसे मानो कि एक मैंने टब दिया आपको, तो टब की जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर मैंने एक फुटबॉल डाल दी तो वो क्या हो गया? न्यूक्लियस। जैसे कि ये एक टब था, इसके अंदर फुटबॉल डाल दी तो वो क्या हो गया? न्यूक्लियस, है ना। अब उस न्यूक्लियस के अंदर भी पानी है, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर एक और चीज है, न्यूक्लियोलस, उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ और डला है, क्रोमेटिन थ्रेड। और अगर मैंने यहाँ पर छोटी छोटी पिंग पोंग बॉल्स डाल दी,
कुछ लंबे ऐसे ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर डाल दिए और इसके अंदर भी वाटर भरा है, तो वो वाटर जो है वो एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर बाकी सारी चीजें तैर रही हैं। तो वो जो तैर रही हैं चीजें वो सेल ऑर्गेनेल हो गई। जो ग्राउंड सब्सटेंस हो गया वो साइटोसॉल हो गया, एंड कलेक्टिवली दिस थिंग इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दिस फुटबॉल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो बाहर की बाउंड्री थी सेल मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर एक सीमेंट की और लगा दो, सेल वॉल। लेकिन वो जो हार्ड वाली है वो किसमें होगी? प्लांट सेल। है इजी, याद हो जाएगा। चलो याद रहना चाहिए भाई एटलीस्ट। चलो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। मिटा दो इसको। तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं अब तक, है ना, 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और अलग से एक और अगर हम पढ़े तो सेल वॉल। ये किस में होगा? सिर्फ प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन रहेगा। और क्या पढ़ा फिर हमने? न्यूक्लियस पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने? साइटोप्लाज्म। यही तो पढ़ा हमने। हाँ, साइटोप्लाज्म में 2 चीजें, क्या क्या? साइटोजोल एंड ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज अभी हमें पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस में कितने हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर डबल बाउंड, है ना, कैसा? एक इनर और एक आउटर, और उसमें भी पोर्स होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता रहे फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। फिर इसमें और क्या पढ़ा? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन थ्रेड। वेरी गुड, ठीक है। और फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और हमने क्या देखा? फ्लेक्सिबल होती है ये, है ना, थिन डेलिकेट होती है। और एक चीज पढ़ी क्या? इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि सॉल्वेंट तो अलाउड है लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो सेलेक्ट करके ही अंदर आने देगी। क्लियर हो गई बात ये? और अगर मैंने बोला सेमी परमिएबल तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को आने देगी, सॉल्यूट का कोई लेना देना अंदर नहीं है भाई, बाहर रहो। क्लियर हो गई बात ये? तो उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। और अगर मैंने बोला परमिएबिलिटी की बात करें, परमिएबल क्या होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों अंदर आ सकते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें दोनों चीजें आती तो वो क्या हो गया? परमिएबल। और अगर उसमें इम्परमिएबल है, इसका मतलब है कोई भी चीज अंदर नहीं आएगी, ना तो सॉल्यूशन का वो जो सॉल्वेंट है और ना ही सॉल्यूट। चलो हाँ, तो बाहर भी नहीं जाएगी, ठीक है। बोलो सेलेक्टिवली परमिएबल है ये। और अच्छा, इसके बाद सेल वॉल, ये प्लांट में होगी, रिजिड होती, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हार्डनेस को लेके आती है। बोलो क्लियर हो गई बात ये? चलो अब लिखो सेल ऑर्गेनेलीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखो राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। क्या काम होता है ट्रैफिक पुलिस का? चालान काटना। चालान काटना, रास्ता रास्ता दिखाना। ए भाई तुम इधर से इधर जाओ, है ना, अभी तुम रुक जाओ, अच्छा हाँ भाई तुम लोग इधर जाओ, है ना। तो पैकेजिंग प्रोसेसिंग करके इधर उधर चीजों को भेजना, इसका काम क्या है? किसका काम है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अभी पढ़ाएंगे एक एक करके, सबको डीप डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जो आप पढ़ोगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद, देखो लाइसोसोम। फिर एक और पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया। फिर पढ़ोगे प्लास्टिड्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल।
कितनी होगी भाई, 1 2 3 4 5 6 है ना। प्लास्टिड्स के बाद वैक्यूल्स, एक और लिखो यहां पे, वैक्यूल्स। बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चालू करें या ये वाला पूरा सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करें? ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे हाँ, क्योंकि कुछ चीजें छूट जाएंगी। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या क्या? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, कुछ खाली स्पेस रहेगा जहां पे क्या फूड स्टोर कर सकता है या वेस्ट स्टोर कर सकता है, ठीक है। चलो ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे एक साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।